गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज गौरव झाला, फैकल्टी सोशल साइंस। आज हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज़ में हम मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का नेक्स्ट सेशन लेने जा रहे हैं। वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, लेकिन जो बात हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड बेसिकली है क्या, तो ये एक वो पीरियड है जिस पीरियड के अंदर जो इम्पीरियलिज्म बढ़ा। इम्पीरियलिज्म मतलब वो यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्होंने दूसरे देशों में जाकर वहाँ अपनी ज़मीनें एक्वायर की, वहाँ जाकर लोगों को गुलाम बनाया, वहाँ जाकर लोगों को कहीं और ले जाकर इंडेंचर्ड लेबर में या बंधुआ मजदूरी में डाला, और उन जगहों की जो रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को यूज़ करके खुद को डेवलप किया। चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो आप बात करें कि यूरोप के फ्रांस हो, वो सारे बड़े कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ जो आज एक डेवलप्ड पोजीशन पे हैं, कहीं ना कहीं उन सभी यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने सिविलाइजेशन के बेनिफिट से, अपने एडवांसमेंट के बेनिफिट से दुनिया के दूसरे हिस्सों को अपनी कॉलोनीज बनाया, अपनी इंपीरियलिज्म के अंदर उन्होंने उसको इंक्लूड किया, और वहाँ से रिसोर्सेज, पीपल और जितना भी वो वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन करते थे उन्होंने वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ किया। कल हमने देखा था कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में कि 14 से 15 सेंचुरी में कैसे सिल्क रूट या ट्रेड सबसे पहला माध्यम बना लोगों के एक दूसरे से मिलने का, चाहे वो कल्चरल इंटरमिंगलशिप हो, चाहे वो हम बात करें ट्रेड के थ्रू इकोनॉमिकल जो एक मिक्सचर लोगों का हुआ, या हम बात करें कि जो सी रूट के वजह से या सी ट्रेड की वजह से लोगों के अंदर जो एक नए रीजन को ढूंढने की एक जो इम्पॉर्टेंट एक खोज उस समय की गई, स्पेशली पुर्तगाल और स्पेन की तरफ से, या यूरोपियन सेलिंग्स या नेविगेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। जब 14 से 15 सेंचुरी में यूरोप से लोग बाहर निकल रहे थे नई लैंड की खोज में, तब अमेरिका को भी उसी समय खोजा गया, और अमेरिका से बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची इन्हीं नाविकों या सेलर्स के द्वारा। उसके बाद हमने बात की थी फूड जो हम देख रहे हैं आज एक देश में खाया जा रहा है। डेफिनेट सी बात है कि ट्रेडर्स, व्यापारी, मर्चेंट्स जो लंबा यात्रा, समुद्री यात्राएं या लैंड रूट से यात्राएं करके आते थे, वो अपने साथ जो फूड लाते थे वो उन अलग अलग जगहों पर भी प्रचलित होने लगा जहां पर वो पहले कभी पाया नहीं जाता था। हमने बात की थी आलू, टमाटर, या हम जो बात कर रहे हैं पाइनएप्पल, या हम बात करें स्पैगेटी या पास्ता, ये सब एक हिस्टोरिकल रूट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचे हैं। उसके बाद हमने बात की थी सी रूट का एक्सपेंशन हुआ, और सी रूट के एक्सपेंशन से कैसे और ज़्यादा दुनिया छोटी होती गई, और ज़्यादा ट्रेड या व्यापार बढ़ता गया, और ज़्यादा एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक लोगों का आना शुरू हुआ, और यहाँ से आदान प्रदान गुड्स का जो है मूवमेंट, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कमोडिटी हो, वो शुरू हुई। हमने देखा कि साथ के साथ जब 17-18 सेंचुरी आ रही थी तो यूरोप में एक और फ्लो जो बन रहा था, जिसमें कैपिटल, ट्रेड एंड लेबर का फ्लो, लोगों का आना जाना शुरू हो रहा था। यानी दुनिया अब एक ग्लोबल वर्ल्ड बनने के धीरे धीरे नए पायदान पे जा रही थी। और इसमें और इजाफा किसने किया? टेक्नोलॉजी ने, एडवांसमेंट ने, इन्वेंशंस ने। चाहे वो स्टीम इंजन की हम बात करें, चाहे रेफ्रिजरेटेड शिप्स की हम बात करें, चाहे रेलवेज की हम बात करें, तो ये जो नए इन्वेंशंस हो रहे थे अर्ली 18 सेंचुरी से लेट 18 सेंचुरी के अंदर, इन्होंने दुनिया को एक फास्ट मूवमेंट वाली जगह बना दिया। रेलवे से एक्सट्रीम रिमोट कॉर्नर से यूरोपियंस अपना गेहूं, चावल जो है वो भारत से ले जाकर दूसरे देशों में या यूरोप में प्रोवाइड करवा रहे थे। इसी फहरिस्त में उन्होंने इंडेंचर्ड लेबर या ऐसा एक नया पैटर्न भी शुरू किया कि जो अनसिविलाइज लोग हैं, चाहे बात करें मध्य एशिया की, या बात करें हम भारतीय उपमहाद्वीप की, या हम बात करें अफ्रीका की, जहां लोग कम सिविलाइज थे, लैंड एरिया बड़ा था, लोगों की पॉपुलेशन कम थी, इसी चीज़ का बेनिफिट उठाकर ये हाईली सिविलाइज्ड पीपल, जिनको यूरोपियंस के नस्ल में हम फ्रेंच या डच या हम इनको ब्रिटिशर्स कहते हैं, इन्होंने इसी बेनिफिट का फ़ायदा उठाकर इन देशों से जो गरीब पॉपुलेशन है, या जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी पॉपुलेशन है, या जो हथियार या आर्म्स एम्यूनिशन में डेवलप्ड नहीं है, वहाँ से लोगों को ले जाना शुरू किया बंधुआ मजदूरी में, इनके दूसरी कॉलोनीज़ में, दूसरे आइलैंड्स पर, जहाँ से भी ये कमोडिटीज़ या एग्रीकल्चर या फसल उगाकर यूरोप में ले जा रहे थे। बेसिकली यूरोप एक सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड का हब बनता जा रहा था, और उसका सपोर्टिंग जो रोल था वो आ रहा था अमेरिका से। अमेरिका में भी यही कॉलोनीज डेवलप हो रही थी, क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा था अमेरिका में, वहाँ सेटलमेंट ईजी हो रहा था। इसी चीज़ को हम आगे बात करते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने देखा, इसी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में आगे आप जानोगे कि हेनरी फोर्ड, जिन्होंने कन्वेयर बेल्ट या असेंबली लाइन का एग्जाम्पल सेट किया, और ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन को फोर्ड कंपनी ने डेट्रॉइट सिटी में यूएसए में ताबड़तोड़ तरीके से कार बनाना शुरू किया। और जो ये हाई मैकेनाइजेशन हुआ,
जिससे एम्प्लॉयमेंट तो रिड्यूस हुआ ही हुआ, लेकिन जो प्रोडक्शन या जो दर थी कार बनाने की, दुनिया भर में कार पहुंचाने की, वो बढ़ती गई। तो इकोनॉमी भी बूस्ट होती गई 19th सेंचुरी में, जब कन्वेयर बेल्ट और असेंबली लाइन का एग्जाम्पल उन्होंने देखा। असेंबली लाइन या कन्वेयर बेल्ट बेसिकली क्या है कि एक प्लेटफॉर्म पे लगातार अलग 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 जो कार के मॉडल हैं वो रखे होते हैं, और उनको 2 या 3 मैकेनिक एक साथ काम करते हुए उनको असेंबली करते जाते हैं। यानी एक प्लेटफॉर्म पर एक कार को असेंबली करने के लिए 2 या 3 वर्कर एक साथ काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन जो है वो डबल हो रहा है। तो आज उसी सेगमेंट में हम आगे बढ़ेंगे। तो अब तक तो हमने बात की थी यूरोप की या यूरोप की बढ़ती आबादी की। अब एक और बहुत बड़ा उपमहाद्वीप जहां पर यूरोपियंस की नज़र पड़ी, चाहे वो इटालियंस हो, चाहे वो जर्मन्स हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो ब्रिटिशर हो, इस बड़े लैंड मास में अथाह खजाना भरा हुआ था मिनरल और रिसोर्सेज का। ये जो मैप एक मैंने यहाँ पर दिया है बाय द कर्टेसी ऑफ अ वेबसाइट, तो आप यहाँ देखें कि इस अफ्रीका के अंदर, अगर आप देख रहे हो कि जो अफ्रीका की बात यहाँ की जा रही है, उस अफ्रीका में आप देखो कि 1818 से ये 1994 का पीरियड है, 1914 का पीरियड है, यानी कि लगभग लगभग 34 ईयर्स में इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर आप ये देखेंगे कि कैसे अलग अलग कंट्रीज ने अपनी कॉलोनी बना रखी है। जो पिंक शेडेड एरिया है, बेल्जियम ने इस एरिया को जीता हुआ था या अपने कब्जे में लिया हुआ था, क्योंकि अफ्रीकन महाद्वीप में आदिवासी और कबीलाई लोग थे जिनकी जीवन आज भी बहुत जंगलों पर आधारित था या जानवरों पर आधारित था। वो इन हाईली सिविलाइज्ड यूरोपियंस के सामने, उनकी बंदूकों के सामने बिल्कुल निसहाय थे। तो बेसिकली इन सभी यूरोपियन महाद्वीप की जो, क्योंकि इस महाद्वीप में लोगों का सामना सिविलाइजेशन से नहीं हुआ था, या बात करें केवल इजिप्ट की तो वही एक सिविलाइज कंट्री उस समय रहा था, बट स्टिल यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट या यूरोपियन पावर के आगे पूरे अफ्रीका में ऐसी कोई पावर नहीं थी जो उनको रेजिस्ट कर पाए। देन आप देख सकते हैं ब्रिटिश, एक बहुत बड़ा एरिया ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया हुआ था, इवन साउथ अफ्रीका और इजिप्ट एंड एंग्लो इजिप्शियन और नाइजीरिया। तो ब्रिटेन ने अगेन एक और भारत जितनी बड़ी कॉलोनी भारत के दूर दूसरे महाद्वीप पे भी बना रखी है। तो आज जो हम कहते हैं ना कि लंदन इतना डेवलप है, आज जो हम कहते हैं कि पेरिस इतना डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट इन्हीं उपमहाद्वीपों के रिसोर्सेज से आया है। वहाँ पर यूरोप में तो लैंड एरिया ही इटसेल्फ बहुत कम था, यूरोप में तो रिसोर्सेज इटसेल्फ कम थे, टेम्परेट रीजन होने के कारण सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती थी, तो जो जिसको हम कह सकते हैं कैटल पॉपुलेशन या जो जानवरों की पॉपुलेशन है वो भी लिमिटेड ही थी। तो सारा रिसोर्सेज कहाँ से आया? फ्रेंच, आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया फ्रेंच ने कंट्रोल किया हुआ था, फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका। देन जर्मन का भी एक एरिया आप यहाँ देख सकते हो। देन इटालियन एक एरिया आप देख सकते हो लीबिया के अंदर जो मेडिटेरियन सी से पास पड़ता है, यहाँ से इटली जो है इसको कैप्चर कर रहा है, या स्पेन ने मोरक्को को कैप्चर किया हुआ है। तो पूरा अफ्रीका इन यूरोपियंस ने मिल बांट कर खाया। तो अब इस जो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर आप देख रहे हो कि अफ्रीका हैड एन अबंडेंट लैंड एंड अ रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन, और इसी का फायदा उठाया गया। फॉर सेंचुरीज लैंड एंड लाइफ स्टॉक, यानी जानवरों से अथाह, यानी गाय भैंसे जिनका अथाह भंडार यहाँ पर था, सस्टेन्ड अफ्रीकन लाइवलीहुड, जिसपे अफ्रीका की जाति या कबीलाई लोगों का मेन जीवन यापन होता था। यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू दिस वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने बड़े महाद्वीप पे किसी ना किसी तरीके के तो मिनरल्स पाए जाते ही होंगे। आज साउथ अफ्रीका दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड माइनिंग करने वाला कंट्री है, और सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस भी साउथ अफ्रीका से ही होता है। तो इस चीज़ को हम कैसे भूल जाएं कि जो गोल्ड इन्होंने निकाला होगा, डेफिनेट सी बात है जो आज उनका डेवलपमेंट है उसी से आधारित हुआ है। होपिंग फॉर द एस्टैब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस, अगेन ध्यान रखें प्लांटेशन यानी वो फसलें जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा पाया जाता है। प्लांटेशन यानी कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ये वो फसलें, टोबैको, जिनको उगाया जाता है वाणिज्यिक या कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए। उसके लिए यहाँ लोगों को फोर्सफुली स्लेवरी या गुलाम सिस्टम में यहाँ पर व्यापार कराया जाने लगा। बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ लेबर। क्योंकि अफ्रीका में पॉपुलेशन कम थी, बहुत ज़्यादा कबीलाई लोग थे, भाषा का प्रॉब्लम था, तो यहाँ काम कराने के लिए लोगों की कमी थी। एंड वर्क फॉर वेजेस टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर, heavy taxes were imposed which could be paid only by working for wages on the plantation। तो इन्हीं कबीलाई लोगों को या इन्हीं अफ्रीकन जो कबीलाई जातियां हैं इन पर ज़बरदस्ती इनके ऊपर टैक्सेशन लगाया गया, इनके जानवरों पर टैक्सेशन लगाया गया, ताकि ये फ्री में लेबर प्रोवाइड करें किसे? इन्हीं अफ्रीकन कम्युनिटीज़, इन यूरोपियन कम्युनिटीज़ को। Inheritance laws were changed so that peasants were displaced from the land. Only one member of family was allowed to inherit land. As a result,
वन ऑफ विच अदर वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। यानी एक व्यक्ति के अगर 5 लोग हैं परिवार में तो ज़मीन केवल एक ही के नाम होगी और जिसके नाम है वही उस पर मैनुअल लेबर करेगा, बाकी लोगों को कहीं और काम करना होगा। इस तरीके के लॉज बनाए गए, अगर जो नहीं मानता है तो डेफिनेट सी बात है उसको मार दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। मजबूरी में अफ्रीका की पॉपुलेशन इन लोगों के लिए चीप लेबर की तरह से काम करने लगी और अपनी ज़मीनों पर भी उनका मालिकाना हक जाने लगा। तो ये जो वास्ट लैंड है, इतना बड़ा एरिया है, इस इतने बड़े एरिया में जो ये डेवलपमेंट के नाम पर अफ्रीकन्स के ऊपर सारा रोप थोपा जा रहा था, उसके ऊपर पहले ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेवास्टेटेड होती, अब एक और बड़ा डेवास्टेशन उनके लिए आया जिसका नाम था रिंडरपेस्ट। अब ये रिंडरपेस्ट जो बीमारी है अराइव्ड इन अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आई किसके साथ? उन्हीं सी वॉयज, वही लंबी समुद्री यात्रा करने वाले इटालियन सोल्जर्स के साथ। इन 1880 इट वाज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग इरिशिया। इरिशिया एक जो कंट्री है, अगर आप यहाँ पर मैप में वापस देखेंगे तो इरिशिया यहाँ पर एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री आती है इस जगह पर, जो अभी उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इटालियन सोल्जर्स की हेल्थ को बनाने के लिए जो मीट आता था उनको हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि वो वॉर करते थे बार बार, तो इसके साथ जो जानवर वहाँ से भेजे जाते थे काट कर या मार कर, वो जो मीट था वो मीट इन्फेक्टेड हो गया और ये जो बीमारी है ये एंटर कर गई अफ्रीका में और इसने अफ्रीका का जितना कैटल था, जितना वहाँ का गौवंश या भैंस वंश था, उसको इन्फेक्ट किया और मार दिया गया, और ऑटोमेटिकली उनकी डेथ होने लगी। यानी बेसिकली ये जो जानवर जिनके ऊपर मेन लाइवलीहुड थी अफ्रीकन लोगों की, वो भी अब उनसे जाने लगी। एंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, रिंडरपेस्ट मूव टू द वेस्ट लाइक अ फॉरेस्ट फायर। यानी अफ्रीका के ईस्टर्न साइड से जब ये बीमारी फैलने लगी और धीरे धीरे ईस्टर्न साइड से यहाँ से जहाँ इटालियन लोग थे, ये पूरे अफ्रीका में 5 सालों में अलग अलग जानवरों के थ्रू फैलने लगी। और जैसे जैसे ये फैलने लगी, यानी इट रीच द अफ्रीकास अटलांटिक कोस्ट इन 1892, इट रीच द केप ऑफ कमोरियन, अफ्रीका सदर्न मोस्ट पॉइंट इन 5 ईयर, एंड लेटर द पेव रिंडरपेस्ट किल्ड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कैटल। और अफ्रीका का 90% गौवंश या भैंस वंश जो है इस बीमारी से, क्योंकि उस समय संक्रामक बीमारी थी, उस समय इसके वैक्सीनेशन नहीं था या मेडिसिन इजाद नहीं हुई थी, जो भारी मात्रा में जानवरों के बीच में फैली, उससे अफ्रीका का जो कैटल या जो पूरा जो एक कैटल समूह था वो खत्म हो गया। एंड द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉय अफ्रीकन लाइवलीहुड्स, जो दूध पे आधारित उनकी इकोनॉमी थी या दूध से पीकर वो जिंदा रह रहे थे, वो भी चली गई। पहले ही बॉन्डेड लेबर में थे और ज़्यादा पिछड़ गए अफ्रीकन के इस कॉन्टिनेंट के लोग। कंट्रोल ओवर द स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ कैटल इनेबल्ड यूरोपियन टू कॉलोनाइज एंड कॉन्क्योर। और इसका भी फायदा यूरोपियन ने उठाया कि अब इनकी लाइवलीहुड्स का कोई सोर्स ही नहीं बचा है, अब इनको तो लेबर का काम ही करना है। तो अफ्रीकन्स ने, कोई रिंडरपेस्ट ने इनडायरेक्टली मदद करी यूरोपियंस की अफ्रीका को कंट्रोल करने में। बेसिकली यूरोपियंस को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके इंटरेस्ट के अलावा जो भी चीज़ हो रही हो वो होती जाए। दे नेवर थॉट एनीथिंग सेपरेटेड फ्रॉम देयर इवेंट, वो अपने अलावा और किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। रिंडरपेस्ट के बाद जो इंडेंचर्ड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी यानी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का जो एक पैटर्न चला, तो ये जो इंडेंचर्ड लेबर था, इस इंडेंचर्ड लेबर के अंदर ये बहुत कॉमन सी बात है कि भारतीय अफ्रीकन लोगों को ले जाया जाता था समुद्री यात्राओं के तहत और ऐसे आइलैंड्स पे रखा जाता था जहाँ पर उनसे खेती कराई जाती थी, जहाँ से वो इंडिविजुअली खुद वापस नहीं आ सकते बिना शिप्स के, जो वो खुद तो चला के नहीं आ सकते 7,000-8,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा में। तो बेसिकली ये जो इंडेंचर्ड लेबर था, इस इंडेंचर्ड लेबर के अंदर बंधुआ मजदूरी या ऐसा एक पैटर्न बनाया जाता था जिसमें व्यक्ति को 6 से 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाया जाता था, जहाँ से वो वापस नहीं आ सकता था, ना उसके वापस आने की कोई संभावना कभी बनती थी। जिन आइलैंड्स पे ले जाया गया, लाइक आज आप अगर देखें तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया या श्रीलंका आप देखें या मालदीव्स आप देखें या आप वेस्ट इंडीज़ देखें, जहाँ भारतीयों की बहुत पॉपुलेशन है, कैसे आप वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम में राम नरेश सरवन, या आप देखते हैं कि वहाँ पर आप शिव नारायण चंद्रपॉल, या आप देखते हैं सुनील नारायण जैसे नाम आपको वेस्ट इंडीज़ कैरेबियन आइलैंड में मिलते हैं जो अमेरिका के पास है। तो जिन भारतीयों को यहाँ से ले जाया गया, चाहे वो यूपी के थे चाहे वो बिहार के थे, जो वहाँ रह गए, रच बस गए, वहाँ के कल्चर में डेवलप हो गए, क्योंकि वो वापस भी नहीं आ सकते थे, वो बंधुआ मजदूरी में थे, वही वहाँ के इंडियन ओरिजिन के इंडेंचर्ड लेबर हैं। ऐसा ना केवल वेस्ट इंडीज़ में, बल्कि ऐसा आपको फिजी में देखने को मिलेगा, ऐसा आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, ऐसा आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगा, थाईलैंड में देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस इंडियंस को, स्पेशली ब्रिटिशर्स इंडियंस को लेके गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स वो लास्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में सेटल हो पाए। तो
ये जो एक फॉर्मेट था, देयर वर टू साइडेड ऑफ फीचर्स ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर इनकम्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से यूरोपियंस और पावरफुल होते गए। द इंक्रीजिंग पोवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनीज, और जहां उनकी कॉलोनीज थी लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या बात करें साउथ अफ्रीका, या बात करें अर्जेंटीना, ब्राजील, जहां भी इनकी कॉलोनीज थी वहां और ज्यादा शोषण करके रिसोर्सेज से उन कंट्रीज को डिप्लीट किया गया और अपने यूरोप को या अपने सुंदर यूरोप को, पेरिस को या लंदन को या बात करें ब्रुसेल्स को और डेवलप किया गया। An important form of the exploitation in the 19th century was the practice of indentured labor, और इसी में सबसे बड़ा रोल हुआ indentured labor का। They were bonded laborers who were on contract, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था कि आपको बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं देंगे, चलो हमारे साथ खेती करने। पहले उनको बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था और अच्छे काम के एवज में उनसे अंगूठा लगवा कर कॉन्ट्रैक्ट पर उनको बुलाया जाता था अलग अलग कंट्रीज में। मोस्ट ऑफ द लेबर्स फ्रॉम इंडिया वर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी, गरीबी ज़्यादा थी, जहाँ एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी क्योंकि एजुकेशन तो पनप ही नहीं पाई थी। उन हाई पॉपुलेशन वाले रीजन से इन लोगों को ले जाया गया तमिलनाडु से श्रीलंका, या बात करें हम मालदीव्स, बिहार से आप मालदीव्स में जाएंगे तो भोजपुरी आपको वहाँ सुनने को मिलेगी। अगर आप वेस्ट इंडीज़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूपी से इंडेंजर्ड लेबर के लोग आपको पाए जाएंगे। दे वर मोस्टली हायर्ड विद द प्रॉमिस ऑफ रिटर्न पैसेज। उन्हें ये बोला जाता था कि वापस लेके आएंगे, 3 साल 4 साल बाद अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स उनको ब्रिटिशर्स के माध्यम से वहाँ ले जाते थे, उनके वापस आने का कभी कोई सोर्स नहीं बनता था। देन अबॉलिश, इंडेंजर्ड लेबर को अबॉलिश किया गया 1920 ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। और भारत में 19th सेंचुरी की शुरुआत में जब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट बढ़ रहा था तब ब्रिटिशर्स के इस पैटर्न को ज़बरदस्ती बंद कराया गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आज़ादी के नेशनलिस्ट लीडर्स ने। तो ये तो एक फोटोग्राफ है जिसे आप देख सकते हो कि इंडियन मध्य भारत के लोगों को कैसे फिजी में ले जाया गया। इसी तरीके से और बहुत सारे लोगों को इंडेंचर्ड लेबर में बड़े जहाज़ों के माध्यम से कैरिबियन आइलैंड ले जाया गया या श्रीलंका ले जाया गया। अब जब ये लोग यहाँ चले गए, यहाँ बस गए, तो कैसे अपने आप को सर्वाइव करें? या तो उस नए देश में, नई जगह के कल्चर में रच बस जाए, या अपने आप को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करें, जो कि असंभव सा ही था। देन द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स, भारत से जाने वाले जो माइग्रेंट्स थे, जो लेबर थी, जो बंधुआ मजदूर थे, ये ज़्यादातर कैरेबियन आइलैंड्स, जहाँ पर टबैको, टी और कॉफ़ी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेती होती थी, जो कि अमेरिका के पास, मैक्सिको के पास कैरेबियन आइलैंड्स हैं, वेस्ट इंडीज़ जिनको आज हम कहते हैं, ट्रिनिडाड, गुएना एंड सुरीनेम, मॉरिशस, मालदीव के पास जो आइलैंड है मॉरिशस, फिजी, जो कि आप देखोगे कि इंडोनेशिया, बाली या साउथ जो पैसिफिक एशियन सी है वहाँ पर है। एंड क्लोजर होम तमिलनाडु माइग्रेंट्स वेंट टू सिलोन, सिलोन जिसे हम आज के श्रीलंका की कैपिटल बात करते हैं, वहाँ पर ले जाया गया। एंड मलया या मालदीव्स या फिर मलेशिया। तो ये जो सारे लोग भारतीय आपको दिखते हैं वहाँ पर, उनका एक इतिहास है 50 से 150 साल पुराना, जब उनके दादा परदादा वहाँ पर गए होंगे। इंडेंचर्ड वर्कर्स वर ऑल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन आसम। जब चाय की खेती भारत में शुरुआत की ब्रिटिशर्स ने, रिक्रूटमेंट वॉज डन बाय एजेंट्स एंड एंगेज बाय एम्प्लॉयर्स एंड पेड अ स्मॉल कमीशन। और इन्हें ले जाने वाले कोई और नहीं, भारतीय ही कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे जो अच्छे पैसे के लालच में भारतीयों को ही ब्रिटिशर्स के हवाले कर देते थे, क्योंकि कम्युनिकेशन तो इंडियन व्यक्ति ही करेगा, वही बहलाएगा, वही फुसलाएगा अच्छे लोभ के या लालच में, और इन्हें ले जाया जाता था इन आइलैंड्स पे। तो इंडेंचर्ड लेबर वॉज अ फॉर्म in which you see a global world in which India and the people from South Asia spread to the all direction in west and in east. Now 19th century indentured has been described as a new system. Now this system is described as a new system in form of bonded cultural labor. Now a system of slavery या गुलाम प्रथा को जब आगे बढ़ाया गया, the system of slavery on arrival at the plantation, laborers found conditions to be different from what they had imagined. लेकिन जब ये लोग उन आइलैंड्स पर पहुंचते थे, जिन्हें एक अच्छा सुनहरा भविष्य दिखाकर यहाँ से ले जाया जाता था, इन्हें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर वे में रखा जाता था, फूड नहीं दिया जाता था, वेजेस नहीं दिए जाते थे, छुट्टी तो हो ही नहीं सकती थी क्योंकि जिस आइलैंड पे हो उससे बाहर निकलने के लिए शिप ही एकमात्र सहारा होता था। तो बेसिकली इनकी पूरी लाइफ ही वहाँ पर सेट हो जाती थी या डिस्ट्रॉय हो जाती थी। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर हार्श एंड देवर फ्यू लीगल राइट्स, और कुछ राइट्स के नाम पे फ्यू लीगल राइट्स या बहुत कम राइट्स इनको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि जो इंडेंचर्ड लेबर है ये भी एक तरीके का ग्लोबल वर्ल्ड का पैटर्न बना बाद में, यानी भारतीय मूल के नस्ल के लोग, या हम बात करें कि मध्य एशिया की नस्ल के लोग, जिन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। अगर आपको क्लास 9 के बारे में पता हो
तो साउथ अफ्रीका में भी भारतीयों को ले जाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी और इंडिया भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। गांधी जी ने वहाँ पर विरोध किया था भारतीय मूल के लोगों के लिए जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जा रहा था। प्लस न केवल भारतीय, वहाँ पर ब्लैक, वाइट एंड जो मिक्स कलर के रेस के नस्ल के लोग थे। 3 मिक्स कलर की नस्ल के लोग में इंडियन मिक्स रेस में थे, ब्लैक अफ्रीकन नस्ल के लोग और वाइट जो यूरोपियंस वहाँ सेटल थे, उनकी बात की जा रही है। नाउ न्यू फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन। अब जब ये लोग यहाँ बस गए, रह गए या इन्हीं आइलैंड्स पर रह गए, इसे ही अपना घर मान लिया, तो कैसे इन लोगों ने वहाँ की नेटिव पीपल के साथ अपने आप को मिक्स किया। डेफिनेट सी बात है कि जो इंडियन वहाँ जा रहा है, कोई मूल नस्ल का कैरेबियन आइलैंड का व्यक्ति किसी नस्ल का वहाँ पर भी रहता होगा, तो कैसे इन दो लोगों में आपस में कल्चरल मिक्सअप हुआ या सोशल मिक्सअप हुआ, कुछ नए फॉर्म के फेस्टिवल्स मनाए जाने लगे। अगर आपको किसी जगह पर सेट होना है तो डेफिनेट सी बात है कि उस कल्चर में या उस रीजन के व्यक्ति के साथ आपको मिलना होगा, उसकी चीज़ों में शामिल होना होगा, उसके फेस्टिवल्स को मनाना होगा। तो यही न्यू कल्चर जो डेवलप हुआ, ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चर फॉर्म्स वर डेवलप्ड इन त्रिनिदाद, यानी त्रिनिदाद के अंदर जो कि एक आइलैंड है त्रिनिदाद एंड टबैको, वहाँ पर एनुअल मुहर्रम जो मुस्लिम धर्म के लोग थे या मुस्लिम रिलीजन को जिन्होंने अपनाया था या मुस्लिम धर्म को अपनाया था फॉर परसिक्यूशन, या वो बचना चाहते थे कि जो हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ के मुस्लिम लोगों के साथ शामिल हो जाएं, और वहाँ का जो फेस्टिवल है मुहर्रम, उसे नए समय से नए तरीके से मनाना शुरू किया। मुहर्रम प्रोसेशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द रियोशिस कार्निवाल कॉल्ड होसे। तो होसे जो यानी मुहर्रम यानी एक धर्म के जो फेस्टिवल है, उसे इतने अलग तरीके से उन्होंने डेवलप करके या इंडियन लोगों ने डेवलप करके वहाँ होसे के रूप में मनाना शुरू किया। द प्रोटेस्ट रिलीजन of Raftarianism is also said to reflect social and cultural links with Indian migrants into the Caribbean. कैरेबियन लोगों में जो भारतीय लोग आए या भारतीय लोग वहाँ रहने लगे या बस गए या वहाँ के पैटर्न में उन्होंने शादी किया, विवाह किया, और वहाँ जब उनके बच्चे या उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो वहाँ पर रफ्तारानिज्म यानी एक ऐसा डिफरेंट रिलीजन या ऐसा सेक्ट डेवलप हुआ जिसको अलग अलग धर्म या जाति संप्रदाय के लोगों ने मानना शुरू किया, रफ्तारानिज्म। चटनी म्यूजिक, जिसमें भारतीय एसेंट आप देखते हो, चटनी म्यूजिक यानी कि ऐसा न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक, बॉब मार्ले जिन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इंडियन म्यूजिक को रच बस कर वहाँ पर डेवलप किया, जिनके म्यूजिक को एक एसेटिक या एक साध्वी के रूप में लोगों ने फ्लरिश किया। प्लस त्रिनिदाद टबैको में जो कल्चरल था, होसे चाहे मनाना हो, चाहे वो इंडियन का कल्चर के साथ मिक्सअप होकर मनाना हो या इंडियन कल्चर्स की वैल्यूज़ वहाँ पर मिक्स हो रही हों, दैट चटनी म्यूजिक इज पॉपुलर इन त्रिनिदाद एंड गुयाना and is another creative contemporary expression of the post indentured experience। यानी जब इंडेंजर्ड लेबर खत्म हुए, इंडेंजर्ड लेबर फिनिश हुए, तो भी बहुत से लोग वहीं बस गए और इन तरीके के मेथड से, चाहे फेस्टिवल मनाना हो, चाहे कल्चरल मिक्सअप हो, चाहे रफ्तारानिज्म वाला एक सेक्ट, एक धर्म बिना धर्म के एक सेक्ट को बिलोंग करना, उस चीज़ को शुरू किया गया। बॉब मार्ले भी इसी सेक्शन में जाते हैं, जो एक बहुत बड़े पॉप सिंगर उस समय डेवलप हुए इन्हीं कैरेबियन आइलैंड पर। These forms of cultural fusion are part of making a global world। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि न केवल एक देश का दूसरे देश से मिलना, जबकि एक देश के लोगों का दूसरे देश में आकर सेट होना, रहना और वहाँ के कल्चरल वैल्यूज़ को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लेना। सुनील नारायण, शिव नारायण चंद्रपॉल, नाम इंडियन है लेकिन कल्चरल आप कैरेबियन है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आइलैंड्स डेवलप हुए। देन द ग्लोबल वर्ल्ड वर थिंग्स वेयर डिफरेंट प्लेसेस गेट मिक्सड, लूज देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और अपनी वैल्यूज को खत्म कर एक नया कैरेबियन कल्चर, एक नया कैरेबियन पर्सन वहां डेवलप हुआ, भारतीय के रूप में या भारतीय से बाहर आके, एंड समथिंग एंटायरली न्यू। तो ऐसे त्रिनिदाद टबैको जहाँ इंडियन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, होसे फेस्टिवल आप देख सकते हो जिसमें आपको मुहर्रम या मुस्लिम रिलीजन की छाप आपने को देखने को मिलेगी, बट विद द एक्सेंट ऑफ न्यू कैरेबियन पीपल। तो ये एक ग्लोबल वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अब साथ ही साथ जो 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी का जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट में ब्रिटिशर्स की पेस और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एडवांसमेंट या इकोनॉमिक जो सेक्शन है वो और डेवलप होता जा रहा था, प्लस इस इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजी का। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स बिगेन टू एक्सपैंड। अब कॉटन या टेक्सटाइल मिल्स लगातार पूरी दुनिया में 19th सेंचुरी में अपना क्लोथ सप्लाई कर रहे थे। इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट to restrict cotton imports into Britain and protect local industries. Tariffs were imposed on cloth import into Britain and consequently the inflow of fine Indian cotton declined। भारत से बनके जो हैंडीक्राफ्ट ब्रिटेन में जाते थे बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते थे, क्योंकि उन पर टैरिफ या टैक्स लगाया जाता था, ताकि ब्रिटेन में बनने वाले हैंडीक्राफ्ट या ब्रिटेन में बनने वाला कपड़ा सस्ता रहे, ताकि ब्रिटेन की पॉपुलेशन उसी को खरीदे।
यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रिटेन में थे ब्रिटिश, उन्होंने कहा कि भारत से आने वाली चीज़ पर हाई टैक्स लगाओ ताकि वो यहाँ कितनी ही फाइन क्वालिटी का हो, इतना महंगा बिके कि लोग चाहकर भी उसको ना खरीद पाएं। जबकि एक्सक्लूडेड फ्रॉम ब्रिटिश मार्केट बाय टैरिफ बैरियर्स, क्योंकि ब्रिटेन भारत चला रहा था, ब्रिटेन से आने वाला चीप क्वालिटी का लेबर या चीप क्वालिटी का माल भी भारत में सस्ते से सस्ते मिलता था, ताकि भारतीय जो सस्ता माल है उसे ना खरीदा जाए जबकि ब्रिटिश को माल खरीदा जाए। यानी कि इंपोर्ट पे तो टैक्स लगाया जाए इंडिया के ऊपर, लेकिन ब्रिटेन से जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में ब्रिटिश गुड्स का, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं हो। इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ फेस्ड स्टिफ कंपटीशन, और इसीलिए भारतीय डिमांड जो है कपड़े की या भारतीय लोकल हैंडीक्राफ्ट की लगातार गिरती जा रही थी, न केवल लंदन में बल्कि इटसेल्फ भारत में भी। इन द अदर इंटरनेशनल मार्केट द शेयर ऑफ इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन फ्रॉम 30%, यानी 18वीं सदी में भारतीय कपड़ा की जो डिमांड थी अलग देशों में वो 30% थी, उससे घटकर 15% 15 साल के अंदर हो गई। एंड बाय द 1870 केवल 3% ही भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रतिशत रह गया ग्लोबल ट्रेड में। तो कैसे ब्रिटिशर्स ने न केवल अपना एक्सपोर्ट भारत में बढ़ाकर अपना व्यापार कमाया, बल्कि भारत के ही कॉटन से बना हुआ कपड़ा भारत में ना बिकने दिया, ना ही विदेश में यूरोप में बिकने दिया। तो इंडियन सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस काम को किया। वाइल एक्सपोर्ट्स of manufacturers declined rapidly, the export of raw materials, raw cotton, indigo, opium increased equally fast. एक्सपोर्ट कर रहे हो बना हुआ गुड़ हमारे भारत में, और हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं नील वहाँ पर कपड़ा रखने के लिए, या फिर बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि वो ले जा रहे हैं ओपियम, अफीम, जिसको चाय या कॉफ़ी या टी के साथ, चाय बेसिकली चाय के साथ एक्सचेंज किया जाता था। तो बेसिकली एक्सपोर्ट जो है भारत में बढ़ रहा था, मुनाफा ब्रिटिश का बढ़ रहा था, और हमारा इम्पोर्ट लगातार घटता जा रहा था। Food grain and raw material exports India to Britain, then the rest of the world increased, but the value of British exports to India was much higher than the value of British import in India. तो ऐसे केस में ब्रिटेन को क्या हो रहा था? ब्रिटेन को हो रहा था ट्रेड सरप्लस। क्या होता है ट्रेड सरप्लस? बहुत आसानी से समझो। अगर इंडिया से कोई चीज़ ब्रिटेन भेजी जा रही है और उस पर हाई टैक्स है, तो लगातार उसकी डिमांड कम हो रही है क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। ब्रिटेन से भारत में कोई चीज़ भेजी जा रही है बेचने के लिए और उस पर टैक्स बिल्कुल नहीं है और वो बहुत सस्ती होती जा रही है भारत में आकर, तो भारत के अंदर भी क्या हो रहा है? बेसिकली भारत का माल नहीं बिक रहा और ब्रिटेन का ही मिल रहा है। यानी ब्रिटेन का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से कम है, ताकि उसके इंपोर्ट की जो वैल्यू है बहुत कम और एक्सपोर्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो मुनाफा है, ट्रेड सरप्लस है। और इस ट्रेड सरप्लस से ब्रिटेन अपना जितना लोन या जितना घाटा दूसरी कॉलोनीज से हो रहा था, यानी जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा था, उसे पूरा कर रहा है। थस ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया। इंडिया के साथ ब्रिटेन का जितना इंपोर्ट हो रहा है, व्यापार हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, उसमें ब्रिटेन को बहुत मुनाफा हो रहा था। एंड ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट विद द अदर कंट्रीज फ्रॉम विच ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग मोर देन इट वाज सेलिंग। यानी जिन देशों में ब्रिटेन ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था, जिन देशों से ब्रिटेन ज़्यादा खरीद रहा था और जिनको बेच कम रहा था, वहाँ से अपना इस ट्रेड, भारत के ट्रेड सरप्लस से वो बैलेंस कर रहा था। यानी ब्रिटेन की सारी कंगाली, ब्रिटेन की सारा गरीबी, ब्रिटेन का सारा मुनाफा भारत की देन है आज भी। यानी ब्रिटेन जो पूरा आज आप डेवलप देख रहे हो, वो सारा इंडिया की देन है, रिसोर्सेज। बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इज डेफिसिट, इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी एंड वर्ल्ड इन इकोनॉमी। और जितना वर्ल्ड इकोनॉमी में हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट है, हम बोल रहे हैं कि भारत से बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो सारा का सारा ब्रिटेन का जो दिया है वो भारत ने दिया है। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो बेसिकली इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो ताजमहल है या जितना भी विदेशी महिला का आप रोल देख रहे हैं, और भारत से किया जा रहा है व्यापार है। एलिफेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि एलिफेंट ब्रिटेन में तो मिलता नहीं है। तो हाथी, टाइगर, लॉयन, ये सब एनिमल्स इंडियन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन के हैं, जो ब्रिटेन में तो कभी नहीं देखे गए थे। उन्होंने तो यहाँ भी आकर इनको मारा, यहाँ भी अपनी फन या एक्टिविटी, लिजर एक्टिविटी को किया। चाहे ताजमहल है, चाहे ट्रेड है, इंडिया हैज़ अ ग्लोरीफाइड विजन, और इंडिया की वजह से ही आज ब्रिटेन का अस्तित्व है। नाउ लेकिन जब 1914 में एक नई सिचुएशन आई, 1914 से 1918 वर्ल्ड वॉर, तब ब्रिटेन को और ज़्यादा सबसे बड़ा झटका लगा। दी अलाइज, वो कंट्रीज जो मित्र राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, और बाद में यूएस जिसको ज्वाइन किया, एंड द सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। तो ऑस्ट्रिया हंगरी तो एक ही एम्पायर था, मोनार्की। जर्मनी सबसे बीच में सेंट्रल रीजन था, और टर्की, ऑटोमन टर्क्स, जो मुस्लिम रिलीजन उस समय सबसे ज़्यादा डेवलप्ड या जो मुस्लिम रिलीजन की सीट थी वो थी ऑटोमन टर्क्स। इन तीनों ने जब युद्ध किया, तो डेफिनेट सी बात है कि वॉर में हर एक इक्वलेंट या हर एक इक्वल सेगमेंट को नुकसान हो
ये बराबरी से देखा जाता है। तो जितना भी वॉर का डिस्ट्रक्शन हुआ, इस वॉर में सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या थी? एयरप्लेन्स, वॉरशिप, टैंक्स, बैटल टैंक्स, हर चीज़ इस्तेमाल की गई। वर्ल्ड वॉर के अंदर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर सो द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एसेट्रा ऑन अ मैसिव स्केल। और इस मैसिव स्केल के अंदर ड्रास्टिकली यूरोप की पॉपुलेशन कम हुई, क्योंकि जितने भी एबल बॉडीड मैन थे वो सब वॉर में इंक्लूडेड थे, और जितने मर रहे थे उनका सप्लाई के लिए और लोगों को बुलाया जा रहा था। फोर्स रिक्रूटमेंट उसमें किया जा रहा था। तो बेसिकली इंडिया ने भी अपने यहाँ से ह्यूमंस, इंडियन लोगों को भेजा वॉर करने के लिए। इवन कुछ राजपूत किंग्स ने, कुछ नवाब ने अपनी आर्मीज तक भेजी थी ब्रिटेन को असिस्ट करने के लिए, इस होप में कि ब्रिटेन इंडिया को इंडिपेंडेंस देगा आफ्टर द एंडिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर। बट ड्यूरिंग दिस टाइम द स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन इंडियन, यानी पूरी उस वर्ल्ड वॉर में लगभग 90 लाख लोग मारे गए और लगभग 20 मिलियन यानी कि इतने ही इंजर्ड हुए, 2 करोड़ के आसपास। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर रिकंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। जो फैक्ट्रीज या जो कॉटन मिल्स या जो आयरन एंड फैक्ट्री इंडस्ट्रीज थी, वो सब वॉर की जरूरतों का सामान बना रही थी। एंड एंटायर सोसाइटी वर रीऑर्गेनाइज्ड फॉर वॉर। एज men went to battle, women stepped into the undertake jobs, and earlier only men were expected to do so। क्योंकि एबल बॉडीड मैन वॉर में इंक्लूड थे। यूरोपियन, खास करके यूरोपियन कल्चर में महिलाओं के ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। It led to the snapping of economic links between some of the world's largest economic power and were the fighting for each other। तो बेसिकली जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ, जितना भी लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ, चाहे वो आप अमेरिका में बात करें या ब्रिटेन में बात करें, शिप्स का डिस्ट्रक्शन किया, इस सारे डिस्ट्रक्शन को अगेन रीपे करने के लिए या रीबिल्ड करने के लिए इन इंडस्ट्रीज को बनाया गया। अदर टू पे देम, एंड वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम बीइंग द इंटरनेशनल डेप्टर टू द इंटरनेशनल क्रेडिटर। और इस वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस एक सुपर पावर बनकर आया आफ्टर वर्ल्ड वॉर, क्योंकि यूएस से लोन देने की एक्टिविटी इन यूरोपियन कंट्रीज को बढ़ गई। आपने देखा होगा कि जर्मनी के अंदर सारा लोन रीपेमेंट यूएस ने किया था आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर। यूएस एक न्यू इकोनॉमी, एक नया चमकता हुआ इकोनॉमी, एक न्यू ग्लोबल वर्ल्ड का सिम्टम जो है वो यूएस बन के आया। और यूएस ने उसी के साथ एक नया ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। क्या था ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम? वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन हुई है वो दोबारा ना हो, इसके लिए पूरे दुनिया के जो ग्लोबल लीडर्स थे, ग्लोबल पावर्स थी, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने दोबारा से एक ऑर्गेनाइजेशन किया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि एक तो हमें जितना लॉस हुआ है पूरे वर्ल्ड वॉर के अंदर उसे रीबिल्ड करना है, इकोनॉमी बिल्ड करनी है, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम बनाया गया टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। अ फ्रेमवर्क वाज एग्रीड अपॉन द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1944। यानी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ और सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब न्यूक्लियर पावर तक यूज़ हो गई और जब पूरे जापान जैसी बड़ी इकोनॉमीज खत्म हो गई, तो वापस इकोनॉमीज को बिल्ड करने के लिए सुपर पावर्स ने अगेन एक इंस्टीट्यूशन बनाया, ब्रिटेन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर, यूएसए। क्या था ये ब्रिटेन वुड्स? बेसिकली द वॉर कंस्ट्रक्शन या वॉर डिस्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए दे हैव बिल्ड अ इकोनॉमिकल लोन सेटअप टू गिव लोन्स एंड बिल्ड द इकोनॉमीज। इट एस्टैब्लिश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका पहला पार्ट था आईएमएफ बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका काम था लोन देना। एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशन, फंड्स डील विद एक्सटर्नल सरप्लस, यानी जिन कंट्रीज के पास ज्यादा पैसा है वो लोन देंगे उन कंट्रीज को जिनका डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ है, जिनको वॉर में ज्यादा लॉस हुआ है। एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, दूसरा इसका पार्ट था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वाज सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुए हैं, जितने कॉलोनियाज बर्बाद हुई हैं, जितने इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स बर्बाद हुए हैं, उन सब को रीबिल्ड किया जाए। तो ब्रिटेन वुड्स के 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था उसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि लोन देगा कंट्रीज को जो भी वॉर में इंक्लूडेड थी और जिनको डिस्ट्रक्शन हुआ है, प्लस फिनेंस या किसी भी तरीके के अदर फिनेंस के लिए आईबीआरडी बनाया गया। The IMF and World Bank are referred to as Bretton Woods Institution। क्वेश्चन आता है इस पे, तो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन इनको कलेक्टिवली कहा गया था, द ब्रिटेन वुड्स ट्विंस इनको बोला जाने लगा। These started operation in 1947। 1947 में इन्होंने काम करना शुरू किया। एंड द डिसीजन मेकिंग इन these institution is controlled by Western industrial power। लेकिन अगेन ये ग्रुप डेवलपिंग डेमोक्रेटिक नहीं हुआ, क्योंकि इनमें डिसीजन लेने वाले कंट्रीज कौन थे? वही कंट्रीज यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया,
जिनके पास पावर ज़्यादा थी, जिनके पास पैसा ज़्यादा था, जो कैपिटल कंट्रीज थे। एंड यूएस हैज़ एन इफेक्टिव राइट, क्योंकि यूएसए का सबसे ज़्यादा पैसा इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए लगा है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक हैज़ मेन कंसंट्रेटेड पावर इन डिसीजन मेकिंग एंड बिल्डिंग द डिसीजन विद द रोल ऑफ यूएसए। तो बेसिकली जो दो कॉन्सेप्ट हैं वो यही है कि IMF एंड IBRD का जो वर्क है वो क्यों डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता, बिकॉज दिस whole institution is dominated by USA and this whole system is developed by USA to build post-war recovery and to take finance loan and make capital investment from the USA to other nations. ठीक है? Then the Bretton Woods system has based on fixed exchange rate. अब fixed exchange rate क्या होती है? In this system, the national currencies, for example, in India, is rupees and were pegged with the dollar with the fixed exchange rate. पहले होता था floating exchange rate and fixed exchange rate. फ्लोटिंग में क्या होता है कि जो करेंसी की वैल्यू चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने लोन लिया है उसकी वैल्यू चेंज होती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जहां पर गोल्ड के साथ उसकी इवैल्यूएशन की जाती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज का इवैल्यूएशन किया जाता है, अगर जापान इंडिया के साथ कोई डील कर रहा है तो उसे डॉलर में इवैल्यूएट किया जाता है। डॉलर में क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉलर का सर्कुलेशन पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा है। यूएसए का जो लोन असाइनमेंट है पूरे वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा है। तो जिस करेंसी का सर्कुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है उस करेंसी के जो एक्सचेंज वैल्यू, अगर आप किसी कंट्री से लोन ले रहे हो दे रहे हो, उसे डॉलर में लिया जाता है। लेकिन जब ये इंस्टीट्यूशन बना था तब गोल्ड जिस कंट्री के के पास सबसे ज़्यादा है उस गोल्ड की इक्विवेलेंट वैल्यू के अनुसार उस कंट्री को लोन दिया जाता था या उस कंट्री को पैसा दिया जाता था। मान लो कि भारत के पास 1000 किलो गोल्ड है, अमेरिका के पास 2000 किलो गोल्ड है, तो अकॉर्डिंग टू द गोल्ड वैल्यू इन द कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड वैल्यू, किस कंट्री के पास कितना गोल्ड है उसकी वैल्यू या उसकी एक्सचेंज रेट या उसकी इकोनॉमिक पावर उतनी ही ज़्यादा मानी जाती थी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये सब गोल्ड जो आया भी है इन कंट्रीज़ के पास, ये कहाँ से आया होगा या इसका सोर्स क्या रहा होगा। तो ये तो बात हमने यहाँ तक की। तो बेसिकली ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन हो या दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन है, इस पूरे सेगमेंट में हमने यही दो बात इंपॉर्टेंटली की थी कि ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जो फेज़ है 1900 के आसपास से लेकर और 1914 का, ये फेज़ वो फेज़ था जिसमें पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ और डिस्ट्रक्शन ब्रिटेन को कब हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड के बाद। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिला उसका एक बड़ा लॉजिक ये भी था कि 2 वर्ल्ड वॉर झेलने के बाद ब्रिटेन को खुद की इकोनॉमी, खुद के देश पर अब ध्यान देना था। और अब वो समय नहीं था जो 100 साल पहले था जहाँ पर ईजी वे में जो कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमी का उसको बूस्ट किया जा सके या उसको डेवलप किया जा सके। तो इन दो सेक्शन के अंदर जो हमने बात की उसमें पूरा यही सेक्शन सामने आता है कि ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन विद द डेवलपमेंट ऑफ इट्स टाइम, उसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन दें। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके साथ अगर हम बात करें कि क्या ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर ब्रिटेन वुड्स का रोल था या ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में ब्रिटेन वुड्स ने क्या डेवलपमेंट किया। बेसिकली ब्रिटेन वुड्स सिस्टम इज अ पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्री। जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्री थी या जितनी भी ऐसी कंट्रीज थी जिनके पास पैसा या मनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, वो ब्रिटेन वुड्स में डिसीजन मेकिंग या पावर मेकिंग में रोल में ज़्यादा थी। जैसा हमने इस सेगमेंट में भी देखा कि यूएसए वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर निकल कर सामने आया कि यूएसए की डिसीजन मेकिंग ज़्यादा थी या पावर मेकिंग ज़्यादा थी बिकॉज यूएसए का पैसा या इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन वुड्स के अंदर ज़्यादा था। अगर जापान को लोन देना है, न्यूक्लियर बम भी यूएसए ने गिराया और लोन भी वही दे रहा है, तो उस लोन को रीपे करने के लिए जो पैसा पूरा होगा वो भी, उसका मुनाफा भी तो यूएसए को ही मिलेगा। तो बेसिकली ब्रिटेन वुड्स सिस्टम इज नॉट अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। आफ्टर द पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट इट कॉन्सेंट्रेटेड द डिसीजन मेकिंग पावर विद द डेवलप्ड कंट्री। यहाँ तक कि हमने इसमें बात की। आगे तो जो हमने चैप्टर पढ़ा उसको रिवाइज करें, रिकॉल करें, इस चैप्टर को समझें और इस चीज़ को ध्यान रखें कि मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एक बहुत बड़ा चैप्टर है। क्रैश कोर्स के अंदर इसको पूरा ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जल्द ही और इसके लेक्चर्स हम लेंगे और इसके साथ ब्रीफ में एक सेगमेंट को डिस्कस करेंगे विद द क्वेश्चंस। मोशन फाउंडेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।